आप लोग के मन में जो एक भय है, एक डर है, सर जीके जीएस को कैसे याद करें, याद नहीं होता है, रिवीजन कैसे करें, आज इस क्लास को देखोगे तो जरूर आप मोटिवेट भी होंगे। और आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके एग्जाम सेंटर में इसी सेशन से कई सवाल आपको हूबहू देखने को भी मिलेगा। मैंने क्या बोला, आपके एग्जाम सेंटर में जब आप सीबीटी मोड में पेपर दोगे, ठीक है ना, तो आप सामने, आपके सामने लैपटॉप रहेगा या कंप्यूटर रहेगा, तो उसमें कई सवाल ऐसे आपको मिलेंगे जो सवाल आज के सेशन में आपको कराए जाएंगे। कई सवाल आप देखना, मिले पक्का, एकदम 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, सब मिलेंगे ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई सवाल मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो 14 जनवरी के बारे में आप लोगों को ज्ञात होगी, महायुद्ध, क्योंकि मॉक टेस्ट होने वाला है, हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो आप सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। कोई भी डाउट आए तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। हमारे यहाँ सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी, सीयूटी पीजी बीएड, सीएचएस, एनसीटी सभी कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है। अब हम पहले सवाल पर जाएंगे। पहला सवाल जो आपके सामने देखने को मिला है, पहला सवाल आपके सामने आ गया है। सवाल के जवाब दीजिए सब लोग, ठीक है। अब बताइए सभी लोग, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया किस अधिनियम के तहत? सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और वो जो व्यक्ति होते हैं आप सभी लोग जानते हो, इसी एक्ट के तहत उन व्यक्ति का नाम होता है वारेन हेस्टिंग्स, है ना, आप सभी लोग जानते हो। इसके अलावा 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है, जिसके तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और जो भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति है उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये आप जान लीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही उत्तर है। तो भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम के तहत। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेड कोर्स में मैं करवाया हूं जब मैं पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड पृष्ठभूमि पढ़ा रहा था। अगला सवाल, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया? पहले क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर भारत के गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय बनाया गया एक्ट 1858 के तहत। जो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनते हैं, भारत के पहले वायसराय बनते हैं किस एक्ट के तहत? 1818 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और कौन बनते हैं, क्या नाम है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आप सभी लोग जानते हो। लॉर्ड कैनिंग जो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं 1858 क्रांति के टाइम। फिर 1858 एक्ट के तहत भारत के पहले वायसराय बनते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई, एकदम इंपॉर्टेंट है। अब केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए आप, किस अधिनियम के तहत, किस रिफॉर्म के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी? बताइए, आपको मैं डिटेल से पढ़ाया था। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का, दोनों मैंने पढ़ाया है। बताइए सभी लोग, सब लोग बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है मार्ले मिंटो सुधार। सहज्योति, बहुत बढ़िया, सहज्योति जो कि एकदम सही बताई है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिफॉर्म जो 1919 में आया था, जिसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाया गया था। और इसी अधिनियम के तहत भारत में
महिलाओं को वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार मिला था, वोटिंग राइट 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत। यह भी हमने पढ़ाया है, तो इसको आप ध्यान रखना। अब ये कैसे बता रहे हो, पेड कोर्स में पढ़ाया गया है। अगला सवाल, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? जैसे आप लोग जानते हो ब्रिटेन, ब्रिटेन एक देश है ना, ब्रिटेन, ब्रिटिश, जिसका संविधान अलिखित है यानी मौखिक है। पूरे दुनिया को पहला कौन सा देश है जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है? इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर यह सवाल आएगा कि विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा है, 2 साल 11 महीना 18 दिन बनाने में समय लगा है। भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन जो पहला लिखित संविधान दिया है वो दिया है अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? बताइए आप, किस मिशन के तहत भारत का संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फाउंडेशन किया गया था? किस बेसिस पे? बताइए आप लोग, सब लोग बताइए। अभी इस सवाल के जवाब सब लोग देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, बताइए। A4, चलिए इस सवाल के जवाब दीजिए आप लोग। सब लोग, महक का C आया है, निकिता का B आया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत नहीं, इसके तहत तो भारत आजाद हुआ है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जिसके तहत संविधान सभा बना, तैयार हुआ है ना। और इसके 3 मेंबर थे, एक का नाम था क्रिप्स, एक का नाम था लॉरेंस, एक का नाम था अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति का नाम था, है ना। क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसके तहत भारत में संविधान सभा का स्थापना किया गया। अभिप्सा, सबको उत्तर भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। उपासना चली गई, उपासना देखो चली गई, आई थी चली भी गई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू जी उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए थे? 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग होती है, संविधान सभा की पहली बैठक, 11 दिसंबर को सेकेंड बैठक, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को, जिसमें नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया जाता है। पहले बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी प्रेसिडेंट चुना जाता है। फिर सेकेंड बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पहली बैठक सेकेंड बैठक कब हुई। अगला सवाल, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का प्रेसिडेंट कौन थे? अब आपको पता है प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे। टोटल कितने मेंबर? 7 मेंबर। यह भी इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर थे? 7। प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर थे? 7। हाँ, परमानेंट, बिल्कुल, रंजन, गुड। प्रारूप समिति के प्रेसिडेंट, चेयरमैन कौन थे? बताइए आप लोग। सबका उत्तर आ रहा है भीमराव अंबेडकर। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब, सबका जवाब सही आ रहा है। अगला सवाल, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? रिपब्लिक डे की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन
डे की बात कर रहे हैं, रिपब्लिक डे 26 जनवरी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करेंगे 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, है ना, पूरी तरीके से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। आप लोग कहां से हो जी? संतोष क्वालिटी को बढ़ा लो, आस्था आस्था क्वालिटी को आप बढ़ा लो। जफर, अरे इतना लेट अभी आई हो आप, क्यों? बहुत लेट आप आई हो। गरिमा चौरसिया, ये लखीसराय लिख रही है, क्यों? आप जानते हो क्या ये मैं कहां से हूं? अच्छा, आप लखीसराय से हो गरिमा? लखीसराय में कहां से हो? दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, बिहार, सिवान। गरिमा, आप लखीसराय में कहां से हो जी? तनु, सहज्योति, अमृता, अर्पित, रिया, शिव, जफर, भवेश, अभिषेक, भारती, आराध्या, है ना, रिया, शाहिद आलम, राम गुप्ता, रिया गुप्ता, अमृता पन्ना से। अरे पन्ना से हो आप। मुगल सराय से हो, अरे वाह। चलिए, गुड मॉर्निंग। बर्थ डे प्लेस ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, मैं समझ गया, आप जीरा जही से हो। आपको थकान थकान क्यों होगा? पिक्की कहाँ के चला गया? जमुई मोड़, अरे जमुई मोड़ से हो। जमुई मोड़ पे एक दुकान है जहां समोसे बहुत बढ़िया मिलता है। क्या नाम है जी? बहुत फेमस दुकान है। जमुई मोड़, BHU वाराणसी। जमुई मोड़ पे जया का नाम बताओ आप। यही है? अरे बिक्की, तुम भी यही हो जी? कोई नवोदय से भी है? चलिए, बहुत बढ़िया। जमुई मोड़ से हो आप। बागी वरिया नाम सुने हैं? नहीं नहीं, नाम नहीं सुना है। सुना है, सबने सुना। ओडिशा, अरे वाह। मिर्जापुर, महाराष्ट्र, अरे मंडल पांडे भी बार लिया, ठीक है। झारखंड, ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यह सवाल है, भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम किसने प्रस्तावित किया था? बताइए आप। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम किसने प्रस्तावित किया? बताइए आप इस सवाल के जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट है। कशिश, अच्छा कशिश कहां से मुझे पता है, MP से। इस सवाल के जवाब दीजिए कि भारत राष्ट्रपति के लिए राजेंद्र प्रसाद का नाम किसने प्रस्तावित किया? सही उत्तर आ रहा है सबका। ऑप्शन नंबर, कोई B बता रहे हैं, कोई C बता रहे हैं, कोई D भी बता रहा है। सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ये कब बने भारत के राष्ट्रपति? 24 जनवरी 1950। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI। 24 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एकदम ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। भारत के किस संविधान
की अनुसूची में दल बदल कानून पर रोक लगाती है? बताइए। जब भारत का संविधान बना था उस समय टोटल कितने 8 अनुसूची था, लेकिन अब कितने हो गया 12 टोटल। तो भारत के किस संविधान में दल बदल कानून, जो कि 1985 में राजीव गांधी की सरकार लाया था, दल बदल कानून? बताइए सभी लोग। नेहा, बताइए। सब लोग बता रहा है 10। सही उत्तर है 10वीं अनुसूची। एकदम सही जवाब है सबका जी, 10वीं, जिसमें दल बदल कानून के बारे में उल्लेख है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है, लेकिन उस मूल अनुसूची में 14 भाषा का उल्लेख था? कितना? 14 भाषा का उल्लेख मूल 8वीं अनुसूची में, लेकिन अब कितना है 22। और 22 भाषा में 22 भाषा में बहुत सारी भाषा है, लेकिन एक भाषा है इंग्लिश, अंग्रेजी, जिसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है। यह कई बार सवाल आता है, किस भाषा का उल्लेख नहीं है, किस भाषा का उल्लेख नहीं है? तो उसका सही उत्तर है अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। सबका उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, 8वीं अनुसूची। अगला सवाल, भारत निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? बताइए आप, किसका सबसे अधिक प्रभाव? बताइए सभी लोग। थोड़ा सा भी जो जानते हैं, थोड़ा सा भी जो आप पढ़े हैं, जब सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम इसके बारे में बताए थे। आप लोग बताइए। सर भोजपुरी बीएचयू नहीं है, क्या लिख रहे हो? चलिए बताइए आप लोग इस सवाल का जवाब। नेहा बताइए आप। सभी का उत्तर, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर है जर्मनी के वेमर संविधान से। आपको पता है ना कि भारत में इमरजेंसी जर्मनी के संविधान से लाया गया है। अब भारत के संविधान के भाग 18 में, पार्ट 18 में इसका उल्लेख है। भारत में 3 प्रकार का इमरजेंसी है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, यह राष्ट्रीय आपात, और 360 के तहत वित्तीय आपात, फाइनेंस इमरजेंसी। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है। भारत में 3 प्रकार के इमरजेंसी के बारे में उल्लेख है। नेशनल इमरजेंसी, और राष्ट्रपति शासन, और फाइनेंस इमरजेंसी, है ना? यस, आई थिंक बी। यस, बी। अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर, इस सवाल के जवाब दीजिए। मैच द फॉलोइंग लिस्ट, मतलब मिलान कीजिए जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको पढ़ाया है कि कौन सा मतलब कहां से लिया गया है। बताइए आप। इससे आ गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था, फंडामेंटल ड्यूटीज, संविधान संशोधन, डीपीएसपी। बताइए आप, मिलान कीजिए। इस सवाल के जवाब कोई गलत नहीं देंगे, कोई गलत नहीं देंगे। बताइए। इसका भी बी ही है क्या? सबका खाली बी आ रहा है क्या? इसका कई लोग डी भी बता रहे हैं। क्यों जी, गलत क्यों बता रहे हो आप लोग? टिकी का डी आया है। ओके, यस सर। अलीवा का ए आया है, सालू का बी,
संयम का भी, अरे वाह, देख लेता हूं। सबसे पहले डीपीएसपी लाया गया आयरलैंड से, यानी कि डी का ए मामला गया ए को भाग। अब आगे संविधान संशोधन लाया गया है साउथ अफ्रीका से, है ना, सी का सी, ये अब खत्म हो गया। दो गो मामला। फंडामेंटल ड्यूटीज ये लाया गया है रसिया से, बी का बी है ना जी, बी का बी। तो डी कहां से होगा जी, डी कैसे बता रहे हो आप लोग? ए का, अरे ये ऑप्शन गलत है क्या? नहीं नहीं, गलत नहीं है, सही है ना, ए का 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कई लोग इस सवाल को गलत बनाए हैं, अब देख रहा हूं कई लोग सही भी बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये कह रहा है प्रथम साल बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, फिर भी आप फेवरेट साल नहीं बदलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। और बताइए आप, सबका उत्तर अब सी आना शुरू हो गया। क्यों? इस सवाल में आप लोग फंस गए हो ना। ऐसे गलती करोगे इजी सवाल में एग्जाम हॉल में जाके मुंह में के बाहर गिरोगे। हाँ, गलती नहीं करना चाहिए, किसी भी स्थिति में गलती नहीं करो, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ो, अगला सवाल। भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आगे बताइए, सिंगल सिटीजन्स, ड्यूल सिटीजन्स, या फिर भारतीय नागरिक से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, बहुत सारे नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। बताइए, अब इसको जो गलत बताएगा फिर से गई भैंस पानी में। बताइए आप, बताइए आप लोग, तुम लोग इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो हमसे नहीं कह पा रहे हो? बताओ, बताइए सर जी। हाँ, सिंगल सिटीजन्स, अरे वाह, बहुत बढ़िया, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। और ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। हमारे संविधान में सिंगल सिटीजन्स कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और हमारा संविधान सिंगल सिटीजन प्रदान करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, आधार संख्या है, सबके पास आधार संख्या है। अब बताइए, अगर ऐसे सवाल आ गया पेपर में तो क्या करोगे? आधार कार्ड ले जाओगे? हाँ, ले जाना, नीचे लिखा हुआ रहता है आधार कार्ड के नीचे। और कितने लेटर का नंबर होता है? 14 लेटर का, 14 लेटर का नंबर होता है ना जी। बताइए आप, देखता हूं इस सवाल को सही जवाब कौन देगा। अभिषेक, मोनिका, संयम, कशिश, संतोष, भारती, कन्नौज वाली, अंकिता, सालू, महादेव, बहुत बढ़िया। अब सब लोग बता रहा है 12 लेटर का होता है। अच्छा ठीक है, 12 लेटर का, 12 लेटर का होता है जी। सबका उत्तर आ गया कि ये यूनिक नंबर होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? आप जानते हो ना, 3:2 और इसमें 24 तिल्लियां होती है। और राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया, यह सवाल का जवाब दीजिएगा सभी लोग। हमारे संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 में हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया, और देश के पहले राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है ना, इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 22 जुलाई 22 जुलाई 22 जुलाई 1947, जो कि सही उत्तर है। सही उत्तर क्या है? 22 जुलाई 1947। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? बताइए आप, राष्ट्रीय गान बताइए जी, इजी सवाल है। राष्ट्रीय गान कब गाया गया? सब लोग बताइए। मनीषा अग्निहोत्री, साहिद, दीप्ति, इतना जल्दी टाइम खत्म हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। काहे पता चलेगा, 2025 जा रहा है। बाय बाय करो भाई। अब हम लोग, आप लोग चलो एक बार पल के लिए मैं मान सकता हूं कि आप लोग क्लास से लीव ले लोगे, लेकिन संकल्प लिए हो नहीं लोगे। लेकिन मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। 2025 में मैं अब कुछ कर सकता हूं तो सिर्फ पढ़ा सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। दुनिया का कोई काम नहीं है, दूसरा कोई काम। एक ही काम है, मैं पढ़ा सकता हूं, जो कि पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने संकल्प ले लिया 2025 को पढ़ा के समाप्त करेंगे। वो भी ऐसे वैसे नहीं, 8 घंटा लगातार। अब सर आप तो फंस गए। अरे भाई, मैं चाहता हूं आप लोग का सिलेक्शन हो। आपका जब सिलेक्शन होगा तो कितना मजा आएगा। सही उत्तर है, कई लोग बता रहे हैं 1911। हाँ जी, 1911 में। कहां गाया गया था? कलकत्ता में। कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में। और लेखक कौन है? कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है लेखक? रविन्द्रनाथ टैगोर। और जैसे कि राष्ट्रीय गान जानते हैं ना जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, और ये पहली बार 1896 में गाया गया कलकत्ता में। और इसके लेखक कौन है? तो आगे सवाल में आएगा, आगे सवाल में आएगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? जैसे नेशनल एनिमल किसे कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हो, बाघ को, कमल को राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय नदी गंगा को। उसी प्रकार राष्ट्रीय बर्ड किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो, पीकॉक को, मोर को, है ना। सही उत्तर है। ये इजी सवाल है, लेकिन अगर पेपर में आ गया तो क्या करोगे? हाँ, 1911 में घोषणा हुआ था, ठीक है ना। बनाया गया था भारत का राजधानी दिल्ली 1912 में। देशी रियासत जिसे भारत में मिलाने में कठिनाई हुई, आपको पता है ना, 567, ये एनसीईआरटी के अनुसार 563, कहीं कहीं 567 लिखा रहता है। देशी रियासत था भारत में, और सबको मिलाने का जिम्मेवारी था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हाथ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी मिलाए लास्ट में 3 गो, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ये तीनों कह रहे हैं कि हम मिलवे नहीं करेंगे इंडिया में। काहे नहीं मिलोगे जी? तो फिर मिलाया गया। तो जम्मू कश्मीर को मिलाया गया विलय पत्र पे साइन करवा के। जूनागढ़ को मिलाया गया जनमत संग्रह करके, और हैदराबाद को मिलाया गया पुलिस कार्रवाई करके, ठीक है ना। तो ये तीनों, ये बहुत जरूरी था। अब बताओ, हैदराबाद कहेगा हम एक नया देश बनेंगे, भारत के बीच में नया देश संभव ही नहीं था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जूनागढ़ को वहां के लोगों के जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया इंडिया में। जम्मू कश्मीर जो राजा हरि सिंह था, उनसे ये कहा गया कि हम आपको पूरा ध्यान रखेंगे, फिर उन्होंने मिले। हैदराबाद पहला राजा नहीं मिलना चाह रहा था, तो पुलिस को कार्रवाई करके मिलाया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा आयोग का गठन का प्रावधान है? बताइए, भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो राजभाषा आयोग के
राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान करता है? बताइए जी, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मैं पढ़ा चुका हूं। अगर हम अपने संविधान के बारे में बात करेंगे, संविधान के पाठ 17 में राजभाषा का उल्लेख है ना, और आर्टिकल 343 में। और जो आपको पता है हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, वो आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को राजभाषा, ये भी ध्यान रखना, संविधान जो है, भारत का संविधान हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाता है। हिंदी को, ये कह रहे राजेश, थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हो क्या? हाँ, जैसे ये यहां तक आ जाए, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा और ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसा लग रहा है बोर्ड बहुत छोटा हो गया ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये लोग कह रहे थे जूम करने के लिए। चलिए, सही उत्तर इसका है आर्टिकल, अच्छा सब लोग डी बता रहे हैं। अच्छा, राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा बिल्कुल सही उत्तर। आप लोग तो एकदम तेज हो जी। हाँ जी, आप लोग एकदम तेज हो। इसीलिए मैं कहता हूं ना, जैसे मैं आप लोग का एजुकेटर हूं, टीचर हूं, उसी प्रकार आप लोग भी मेरे टीचर हो, है ना। आप लोग भी क्या हो? मेरे टीचर हो। चलिए, एनटीए टीम जो है लाइव सेशन को देख रहा होगा, सही बोले हो इस लाइव सेशन को देख रहा होगा, और वो अब सवाल जब बनाएगा, सवाल जो बनाएगा तो इसी सेशन से बनाएगा। नहीं, सही कह रहे हो, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है ना, के प्रेसिडेंट कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रेसिडेंट कौन थे? उस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, यह भी आपको बताना है। बताइए सभी लोग, आपको पता है ना? बताइए सभी लोग। फजल अली, बहुत बढ़िया, गुड, करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके तहत, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? बताइए। और आपको पता है, बहुत बढ़िया निकिता, बहुत बढ़िया, सब लोग सही बता रहे हैं, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और एक चीज जान लीजिए जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना, 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया। जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश। अगर ये आ गया कि भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पीवाईक्यू में आने वाला है। अगर एनटीए देख रहा होगा सेशन को, ये सवाल डालेगा, है ना, ये सवाल को डालेगा पेपर में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, इसको एकदम ध्यान रखिए जी। सबका जवाब आ रहा है? सबका जवाब आ रहा है? यस यस, बहुत बढ़िया, गुड। ये हुई ना बात, मजा आ गया। अगला सवाल, अब ये बताइएगा, ये भी मैंने पढ़ाया है, मौलिक अधिकार में छुआछूत का उल्लेख भारत के किस आर्टिकल में है? बताइए आप,
ये एकदम इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, और ऐसे सवाल को मैं सेशन में भी लेके आया हूं। क्यों? क्योंकि ये एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम रामबाण है। ऐसे सवाल ही आते हैं, ऐसे सवाल ही आते हैं। चलिए तनु, बढ़िया जवाब, सही जवाब है। सब लोग का उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, 17, बहुत बढ़िया। और आर्टिकल 15 में किसके बारे में उल्लेख है? भेदभाव के बारे में। भेदभाव आप नहीं कर सकते हो, है ना। इसके अलावा आर्टिकल 18 में किसके बारे में उल्लेख है? उपाधि का अंत। आर्टिकल 19 में बोलने की आजादी, है ना। आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? ये हम आपको पढ़ाए थे डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और बोले थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। लो मैं सेशन में लेके आ गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का संगठन का निर्देश दिया जाता है? बताइए सभी लोग, बताइए। आर्टिकल 1 में है भारत और एवं उसके जो स्टेट है, भारत के राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1। यस, बहुत बढ़िया भारती, बहुत बढ़िया। संतोष मतलब आस्था, मोहम्मद आसिफ, दीप्ति, प्रियंका, कशिश, मजा आ गया। आप लोग ऐसे ही आंसर देते हो ना तो मजा आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 48, एकदम डिटेल से हमने आपको पढ़ाया था। और आपको यह भी पता होगा कि आर्टिकल 72 में किसके बारे में उल्लेख है? जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा कहलाती है। बताइए आर्टिकल 32 में किसके बारे में उल्लेख है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद आया ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें उल्लेख है? आर्टिकल 32 में। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल। मूल कर्तव्यों का वर्णन, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए। मूल कर्तव्य का, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कहां से लाया गया? रसिया से। और संविधान के किस पार्ट में है? 4 के ए में। तो ये बताइए ये किस आर्टिकल में उल्लेख है? सबका जवाब आ रहा है ना? एक चीज आप लोगों को अब पता चला होगा, पानी तो ठंडा हो गया। कोई बात नहीं। चलिए, सबका उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 51 के ए में। और ये सवाल, ऐसे सवाल आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को कौन सा संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया? बताइए। अब आप बताइए एकदम डिटेल से, भारत के किस संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया? तो आप लोग को मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 में, और ये लाया गया रसिया से। और एक समिति बना था, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति। समिति की अनुशंसा पे, इस समिति की अनुशंसा पे जब ऐड किया गया तो मूल संविधान में मूल मौलिक कर्तव्य, मूल मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 था। लेकिन अब कितना है जी? अब कितना है? 11। तो एक वो और ऐड कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के आयु को पढ़ना जरूरी है बच्चों को, और फ्री में अनिवार्य एजुकेशन है, जरूरी है। तो यहां से सवाल आ सकता है,
यहां से सवाल आ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लाया गया, कब लाया गया, किस समिति की अनुशंसा पे लाया गया, जब लाया गया था उस समय इसकी संख्या कितनी थी और अभी इसकी संख्या कितनी है, और अभी जो एक एड हुआ, एक जो एड हुआ, अब 11 संख्या है, तो एक जो एड हुआ वो कब हुआ और उसमें क्या कहा गया। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। अरे क्यों थैंक यू लिख रहे हो आप? अच्छा 3 घंटा 30 मिनट हो गया इसीलिए थैंक यू। अरे यार, ऐसे आप थैंक यू बोलोगे तो काम चलेगा? बताइए आप, ऐसे थैंक यू नहीं बोलो, ऐसे थैंक यू नहीं बोलना है। आप इस साल हमारे साथ बिता रहे हो, अगले साल आप लोग अपने यूनिवर्सिटी में बिताओगे। ये हमारे लिए थैंक यू से ज्यादा महत्व रखता है। आपके थैंक यू से ज्यादा महत्व यही रखता है कि आप सिलेक्शन होके आओ, मिलो, या मैं आपसे मिलने आऊं। इसके अलावा अगर आपको थैंक यू बोलना है तो इस सेशन के लास्ट में कमेंट करना और बताना कि सेशन कैसा लगा था। क्या आप इतिहास तो आपके जीवन में पहली बार बना होगा, ये वाला इतिहास है ना। जाते टाइम इसको फेंक के आना। विक्की यादव लिख रहा है लव यू सर। थैंक यू बाबू। आगे बढ़ता हूं। आर्टिकल क्वेश्चन संख्या 26। देखो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं, मन में आर्टिकल ही आ रहा है। अगला सवाल क्या है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? बताओ भाई, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जैसे एक मान लो एक व्यक्ति है, जैसे कोई भारत के राष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए एज होना चाहिए 35 साल, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, कोई लाभ के पद पे ना हो, है ना। तो ये भारत के राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति बन गया तो उस व्यक्ति को शपथ कौन दिलाएगा? शपथ नियुक्ति कौन करता है? बताइए। बिल्कुल सही, हम बिल्कुल सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अरे वाह। और अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए, बताइए जी, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर आई कैन स्कोर 120 आउट ऑफ 120। बिल्कुल, क्यों नहीं, बताइए। बताइए बताइए, क्या नाम है? भूल गए क्या आप लोग? करंट अफेयर में पढ़ाया था ना जी। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत। अरे वाह, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है सबका, सूर्यकांत। अभी वर्तमान में कौन है? सूर्यकांत, एकदम सही उत्तर है सबका। और अगर आपको राष्ट्रपति को अगर रिजाइन देना होगा, रिजाइन तो किसको देगा? राष्ट्रपति को, ध्यान रखना, राष्ट्रपति को, ठीक है ना। अगला सवाल, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? अभी अभी हमने पढ़ाया है, किसे करेगा बताइए, किसे करेगा जी? अगर भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना हो, रिजाइन देना हो, तो अपना रिजाइन लेटर किसे देंगे? भारत के उप राष्ट्रपति को। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। सबका सी आ रहा है ना, एकदम सही। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा गलत है, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? बताइए। Which of the following statement about the president of India is false? मिनिमम एज 35 ईयर होना चाहिए, सही उत्तर। अपना रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को देता है, सही। महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग आर्टिकल
1961 के तहत लाया जा सकता है। महाभियोग लाया जा सकता है और हटाया जा सकता है। तो फोर्स क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कार्यकाल 5 साल का होता है, 8 साल का नहीं। तो इसका सही होता है। अरे वाह, मजा आ गया। ये सब सवाल आप लोग बना रहे हो ना, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यार ये मजा आ रहा है, ऐसे होना चाहिए पढ़ाई। और आप लोग को मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है पेड कोर्स में, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सभी सवाल के जवाब आप सही दोगे, जो कि आप लोग दे रहे हो। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। यस सर, बहुत बढ़िया, सारे क्वेश्चन सही है, होना चाहिए, सही है ये बताना हक। अभी तो बहुत सवाल आना बाकी है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने मेंबर को मनोनीत किया जाएगा? नॉमिनेटेड कितने मेंबर को किया जाता है? और आप सभी लोग जानते हो राज्यसभा अपर हाउस, परमानेंट हाउस, आर्टिकल 80 के तहत 80 में उल्लेख है राज्यसभा का। और टोटल मेंबर जो होते हैं 250, और सबसे ज्यादा यूपी से है, तो 12 मेंबर को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, यस ऑप्शन नंबर 1, सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, सभी का जवाब। प्राची, बहुत बढ़िया, प्राची भी आ गई है। मयंक, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। पूजा, अगला सवाल। भारतीय संविधान में कितने किस्म की इमरजेंसी की शाखाएं हैं? बताइए। ये आपको पढ़ाया गया है कि हमारे संविधान में इमरजेंसी के बारे में पार्ट 18 में उल्लेख है, और 3 टाइप के हैं, 3 टाइप का है। एक नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356, वित्तीय आपात, आर्टिकल 360। अब देखिए मैं बता रहा हूं, समझना ध्यान से। नेशनल इमरजेंसी पहली बार 1961-62 में लगाया गया, सेकेंड टाइम 1965 में, और थर्ड टाइम 1977 में। तो जब तीसरी बार 1975 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, तो आप बताइएगा कि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा, बताइए आप लोग। बताइए सभी लोग। जब इंदिरा गांधी की सरकार 25 जून यही जून ही महीना था, 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही यह घोषणा होता है ना। इंदिरा गांधी देश की पीएम थी। हम बात कर रहे प्रेसिडेंट के बारे में। फखरुद्दीन अली अहमद, बहुत बढ़िया, करेक्ट। जफर, बहुत बढ़िया, गुड। प्रतिमा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति है। और इमरजेंसी कहां से लिया गया? जर्मनी से। अब पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा? फर्स्ट टाइम। तो आपको ध्यान देना है, पंजाब में पहली बार पंजाब में लगाया गया राष्ट्रपति शासन। कब लगाया गया? 1966 में, पंजाब में। अगला सवाल। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? यानी भारत की पहली महिला राज्यपाल, बताइए कौन है?
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? अब देखिए यहां पे बात करेंगे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होता है 1885 में, ठीक है ना। 1925 का कानपुर अधिवेशन, ठीक है ना, और 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। 1917 के में एनी बेसेंट, और 1925 में सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। तो देखिए सवाल क्या है? सवाल है कि भारत की पहली भारतीय महिला, मतलब प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, और ये है प्रथम महिला, प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनी। ध्यान रखना, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, पहली महिला एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय। तो यहां सही उत्तर है इसका श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी की, उत्तर प्रदेश का ये गवर्नर बनती है, और इन्हें भारत का कोकिला भी कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हो, भारत की कोकिला भी इन्हें कहा जाता है। सभी लोगों को यह बात पता है ना जी? सब लोग को पता है कि नहीं? यस, सब लोगों को यह बात पता है, भारत की कोकिला। मजा आ रहा है, यस। प्रियंका कुमारी, यस। ये तो आराध्या का कमेंट बहुत देर के बाद दिखा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। देखिए यूनाइटेड नेशन की पहली महिला जो मेंबर है विजया रश्मि पंडित, जानते ही हो। इसके अलावा पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी। अब सुचेता कृपलानी जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री। तो अब कमेंट में बताइएगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहेगा तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए? बताइए, मिनिमम एज, मिनिमम एज बताइए आप। क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लो। मिनिमम एज कितना होना चाहिए? मिनिमम एज कितना होना चाहिए बताइए। अभी भी कई लोग 35 ईयर बता रहा है। काजल बता रही है 35। क्यों? काजल भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने का मिनिमम एज 35 साल है। किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने का मिनिमम एज है 25 साल, जो कि सभी लोग सही बता रहे हैं। अगला सवाल, भारत का किस संविधान का अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान है? बताइए। लोकसभा, जैसे हमने बोला संसद 3 अंग, राज्यसभा, अपर हाउस, पब्लिक हाउस, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग हैं, मैंने पढ़ाया है। तो आर्टिकल 79 के तहत भारत में पार्लियामेंट, 80 के तहत राज्यसभा, 81 के तहत लोकसभा। क्या कह रहा है कि लोकसभा का आर्टिकल 81 के तहत। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो। अभी भी कई लोग ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा है। क्यों जी? ए बी में इतना कंफ्यूजन क्यों? कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। इतना कंफ्यूजन आप लोग हो रहे हैं ए और बी में। क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहे हैं ए और बी में? बहुत बढ़िया।
अब सबका जवाब आना सही हो गया, सबका जवाब सही है। अगला सवाल, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु, अब बताइए लोकसभा के निर्वाचन के लिए यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? बताइए आप लोग कमेंट में, मिनिमम एज, मिनिमम एज कितना होना चाहिए? सभी लोग बताइए। 4 घंटे अभी कंप्लीट नहीं हुआ निक्की, 5:20 में सेशन शुरू हुआ है। आप डिनर कब करेंगे? नए साल में। कई लोग 30 बता रहा है, कोई लोग 25 बता रहा है। फिर से सुन लो, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे जिसके बारे में हम कह रहे हैं, लोकसभा प्लस एमएलए विधायिका की बात करेंगे या सीएम या पीएम का, तो ये सब का मिनिमम एज होता है 25 साल। अगर आप बात करेंगे विधान परिषद या राज्य परिषद, राज्यसभा के सदस्य, इसका 30 साल। बात करेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इसका होगा कितना जी? 35 साल। और वोटिंग राइट, वोट करने का अधिकार, 18 साल। और गांव में प्रधानी चुनाव लड़ने का काम, प्रधानी यानी कि पंचायती राज में चुनाव लड़ने का जो एज है 21 साल, 21 साल है। यस, तो ये समझ में आ गया ना सबको? इसका सही उत्तर क्या होगा? 25। क्या होगा जी? 25। चलिए सही, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ता हूं, तो ये जितना भी लिखाया हूं याद कर लेना, ठीक है ना? अगला सवाल, सवाल क्या है? द गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब 2 सेशन के बीच की अवधि कितने महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? आपको हमने बताया 3 सेशन, बजट, विंटर, मानसून और विंटर, 3 सेशन होते हैं, है ना? जिसमें 2 सेशन के बीच की मैक्सिमम गैप 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे या किसी भी, या राज्य में अगर आ जाओगे तो विधानसभा की बात करेंगे, किसी भी 2 सेशन के बीच का गैप मैक्सिमम 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगला सवाल, कितने दिनों तक एब्सेंट रहने के बाद लोकसभा का कोई भी मेंबर अयोग्य हो जाएगा? मतलब कितना दिन, अगर कोई भी व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति विधायक बना या कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, कोई सदन में कितना दिन एब्सेंट रहेगा कि वो अयोग्य हो जाएगा? बताइए। हाँ, ये कुछ दिन पहले ही पढ़ाए थे, यही तो बता रहे हैं कि जो पढ़ाया हूं उसी से सवाल आपको मैं दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि अलग से। इसीलिए तो मजा आ रहा है, आप लोग सवाल के जवाब दे रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया। प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी का उत्तर आया है ऑप्शन नंबर सी, 60 डेज। अगर कोई भी व्यक्ति 60 दिन एब्सेंट रहेगा, मान लो किसी भी सदन से, तो वो अयोग्य हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, लोकसभा के सदस्य के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। अब बताइए, लोकसभा के सदस्य के लिए, लोकसभा यहां राज्यसभा नहीं है, पब्लिक हाउस है, पॉपुलर हाउस है, लोअर हाउस है ना? क्या नाम है? लोकसभा। लोकसभा के मेंबर के लिए एलिजिबिलिटी बताइए आप, इसका कोई गलत नहीं देगा, जो गलत देगा ना गई भैंस पानी में। अंशिका, बहुत बढ़िया अंशिका। हाँ हाँ,
पढ़ाया जाएगा आपको भी। इस सवाल के जवाब दीजिए। मजा आ रहा है गुरुजी? मजा तो आएगा, काहे नहीं मजा आएगा जब आप 2025 को पढ़ के खत्म करेंगे। विक्की ये बता रहा है, ये बता रहा है, ये तो होना ही चाहिए, भारत के नागरिक तो होना ही चाहिए। ऐसा लोकसभा के लिए कौन सा योग्यताएं नहीं है? सरकारी लाभ पद पे ना हो, सही है। पागल और दिवालिया ना हो, सही। भारत का नागरिक हो, इनका उम्र जो है ना 30 साल से कम ना हो, 25 साल। अभी बताया ना जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी बताया ना 25 साल, अभी बताया 25 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। तो ये 30 साल, ये तो गलत हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर बी ये एलिजिबिलिटी नहीं है, ये नहीं है, बाकी तीनों है। आया समझ में? यस या नो बताइए। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं जी? सर ये हम सब पढ़े हैं, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। सवाल का जवाब दो, जो पढ़े हैं जवाब देगा, जो नहीं पढ़े हैं वो सीखेगा। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पहले स्पीकर हैं? वर्तमान में तो ओम बिरला हैं। हमने बताया था जब भी ज्वाइंट सेशन होगा, ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाएंगे? ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाएंगे जी? तो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाएगा। जब ज्वाइंट सेशन होगा राज्यसभा लोकसभा दोनों का, तो उसके अध्यक्षता कौन करेंगे? तो भारत के जो स्पीकर होंगे। और अभी कौन है? ओम बिरला। भारत के पहले स्पीकर कौन थे? क्या नाम है? जीवी मालवणकर। करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जीवी मालवणकर एकदम सही जवाब है, भारत के पहले स्पीकर। तो इसको ध्यान रखना। और ये भी हमने बताया आर्टिकल 108 108 के तहत ज्वाइंट मीटिंग होता है ना, ज्वाइंट मीटिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के पहले स्पीकर है ना लोकसभा के। अगला सवाल, कोई भी विधेयक, कोई भी बिल धन विधेयक होगा या नहीं, इसका डिसीजन कौन करेगा? आपको हमने बताया कि एक सदन जिसका मोनोपोलियो होता है, किस पे जी? मनी बिल पे। उस सदन का नाम है लोकसभा। लोकसभा एक सदन है ना जी, लोकसभा। क्या मैंने बोला? लोकसभा, जिसका मोनोपोलियो होता है, मोनोपोलियो होता है किस पे? धन विधेयक पे। धन या वित्त दोनों एक ही नाम है। धन विधेयक पे मोनोपोलियो किसका होता है? लोकसभा के। तो कोई भी विधेयक, कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर। अब मानो कोई भी विधेयक धन विधेयक है, ठीक है, इस पे का अधिकार लोकसभा का होता है, इसको राज्यसभा भेजा जाता है। तो राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? नहीं तो फिर स्वतः राष्ट्रपति के पास चले जाएगा। कितने दिनों तक? ये सवाल बताइए कमेंट में, ये भी मैं पढ़ाया हूं। मैक्सिमम कितने दिनों तक बताओ? हेलो, ठीक है अंशिका, यस, ज्ञानिया करेक्ट, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जवाब बताइए। ये हुआ बात है ना, 14 दिन। भारती, अरे वाह, पूजा, संतोष, सब लोग बता रहे हैं 14 दिन। यस, 14 दिन के लिए, अन्यथा ऑटोमेटिक ये जो है धन विधेयक है ना जी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, राज्यसभा इज ए, राज्यसभा क्या है बताइए? ये तो आप लोग को मैं पढ़ाया हूं। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? 250। लेकिन करेंट टाइम वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 245। और आपको मैंने पढ़ाया है कि एवरी पर टू ईयर क्या होता है? 1/3 मेंबर आते हैं और जाते हैं, है ना, आते हैं और कम एंड गो, एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर। तो ये आपको मैंने पढ़ाया है।
और यहां के जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर होता है 6 ईयर का, और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज होता है 30 ईयर, 30 साल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ये परमानेंट है, क्योंकि प्रत्येक 2 साल में 1/3 मेंबर आते हैं जाते हैं, इसीलिए ये सदन कभी भी विघटन नहीं होती है, कभी भी ये सदन विघटन नहीं होती है। चलिए सही उत्तर सबका आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, यस, परमानेंट बॉडी। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए। अब इस सवाल के जवाब दो कि राज्यसभा के जो कार्यकाल है, राज्यसभा के कार्यकाल के कितने वर्षों तक होता है कार्यकाल राज्यसभा के मेंबर का? ये आस्था कह रहे मैं तो थक गई, थक गई, अब तो बैठी हो जी, मैं तो खड़ा हूं, बोल भी रहा हूं। कैसे थकना मना है? आज के सेशन में थकना मना है, तो 2025 को कैसे याद रखोगे? याद रखने की भी तो वजह चाहिए। बहुत बढ़िया, सबका उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, 6 ईयर। ये सब जो भी आप बता रहे हो एकदम सही बता रहे हो, और यही मजा आ रहा है मुझे। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन की अनुमति कौन देता है? अनुमति कौन देता है? बताइए, अनुमति कौन देता है? बुलाते कौन है? अनुमति कौन देते हैं? इस सवाल के जवाब दो। अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन होता है राज्यसभा और लोकसभा का। अगर किसी भी मुद्दे को लेके, किसी भी बिल को लेके असहमत हो तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, और अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, प्रेसिडेंट। अरे ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं बोला हूं ए, लेकिन सही साइन लगा सी पे। ऐसे ही होता है टिक मारने में, सीवीटी मोड में आप बोलोगे ए, टिक हो जाएगा सी पे। तो आपको यह ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है सवाल को, गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप गलती से भी मिस्टेक करोगे तो बहुत बात हो जाएगा, गलत बात हो जाएगा, है ना जी। इसीलिए गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है। आप अगर सवाल आपके सामने आया है तो सही से उसको पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य में द्विसंरचनात्मक विधायिका नहीं है? बताइए, इंडिया में टोटल कितने राज्य हैं? 6। कितने राज्य हैं? 6 स्टेट है जिसमें द्विसंरचनात्मक विधायिका है। कौन कौन है? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यही 6 ऐसे स्टेट है। तो इसमें किस स्टेट में नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है कि किस राज्य में द्विसंरचनात्मक व्यवस्था नहीं है। तो ये 6 में है, ये याद रखना, एकदम माइंड में सेट करके रखना, कभी मत भूलना। भूलना मना है, भूलना भूल जाओ, भूलना भूल जाओ, ऐसा पढ़ाई करो। रत्ना प्रिया ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। शाहिद, सबका सी आ रहा है उत्तर, बहुत बढ़िया, गुड। चल अब आगे बढ़ते हैं। रिया, संतोष, सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगला सवाल,
सवाल है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के सदस्यों में सबसे ज्यादा मेंबर किसका है। और आपको पता है इंडिया में टोटल कितना है 550 मैक्सिमम मेंबर, लेकिन वर्तमान में 543 के आसपास है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है सबसे ज्यादा मेंबर किसका है जी, उत्तर प्रदेश का, कितना 80। और अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी सबसे ज्यादा 403 मेंबर यूपी का है, इसमें भी यूपी फर्स्ट नंबर पे है विधानसभा में भी। कारण है इसका, यूपी का पॉपुलेशन पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है, और आपको पता है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही एरिया का डिसाइड होता है ना। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, यस या नो, पढ़ाया ना जी, बहुत बढ़िया। तनु, तस्मिया, यूपी, सर थोड़ा सा कॉफी हो जा रही, सालू, साहिद, दीप्ति, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कशिश, गिलास तुमने लाया जी? हाँ जा रहा हूँ वापस, तो अभी है पानी, उसको लेके जाता हूँ जी। पानी तो है इसमें, बहुत हो जाएगा, हाँ काम हो जाएगा। तो मैं गिलास लेके आ जाता हूँ। गर्मी रहता है ना इसमें पानी, हाँ गर्म ही रहता ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। चाय एकदम गरम गरम लाना, है। हाँ हाँ बस जा रहा हूँ। एकदम गरम गरम लाना, ठीक है जाओ। हाँ, विधायिका, मतलब विधायक की संख्या में सबसे ज्यादा किसमें है जी, उत्तर प्रदेश में। यस सर, पढ़ाए हैं हम, पढ़ाया हूं, काहे नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। सही जवाब इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल पे आते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, एकदम इजी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जैसे अभी आपने बताया सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, क्या नाम है, सूर्यकांत। तो सूर्यकांत की नियुक्ति किसने किया, बताइए आप। अरे खाना पीना मेरा अगले साल होगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया आस्था, गुड। सबका उत्तर जस्मिया जी का भी आ रहा है, जस्मीन जी का भी, कशिश जी का भी, तनु का, सहज्योति का, सबका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। सब लोग बता रहे हैं देश के प्रेसिडेंट। और देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना जी, वो प्रथम नागरिक होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, प्रेसिडेंट। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च, तीनों सेनाओं का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सर्वोच्च कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, संविधान का कौन सा आर्टिकल निर्वाचन आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। संविधान का कौन सा निर्वाचन आयोग, एकदम इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल आया हुआ है पीवाईक्यू में, कई बार ये सवाल आया हुआ है पीवाईक्यू में, कई बार। अब बताइए निर्वाचन आयोग, इसके बारे में बताइए सब लोग। एक आर्टिकल के बारे में हम पूछना चाहेंगे, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख, ये किस आर्टिकल में है, ये बताना। तो मुझे लग रहा है मे भी ये सवाल आ सकता है ना। और ये निर्वाचन आयोग, जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी, पहले कौन थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुकुमार सेन। और अभी कौन है, अब वर्तमान में ज्ञानेश कुमार, वर्तमान में कौन है, ज्ञानेश। और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित आर्टिकल 312 है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 312।
आर्टिकल 312, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक आर्टिकल 312। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 324, आर्टिकल 224। अरे वाह, बहुत बढ़िया, गुड। अरे मुझे आप लोग जैसे स्टूडेंट के साथ मुझे पढ़ने पढ़ाने में भी मजा आता है। हम आपसे बोले हैं ना कि हम 8 घंटा टोटली मैं क्लास में रहूंगा तो रहूंगा, मैं बाहर भी नहीं जाऊंगा, स्टूडियो नहीं स्किप करूंगा। मैं ये संकल्प ले रखा हूं, और ये संकल्प मैं आज नहीं कल लिया था, कल रात में, कि नहीं सोते टाइम, कि मुझे अपने आप से संकल्प लेना है। इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, 8 घंटे लगातार क्या नहीं पढ़ा सकता? क्या बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी की आवश्यकता थी, और हाँ, चाय तो पीता नहीं हूं, लेकिन चाय मिल जाएगा तो और सही रहेगा। उसके अलावा मैंने कुछ भी चीज की, हालांकि मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही जो बोलूंगा होगा, लेकिन फिर भी मेरी और किसी भी प्रकार की किसी भी चीज का डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं। एकदम सिंपल वे में आपको हम पढ़ाएंगे, उसी जोश के साथ। पहला सवाल से लेके अभी तक जोश में कहीं कमी आपको नहीं दिखा होगा। और आपको मैं ये बता दूं, बताते हुए आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी हो रही है कि 4 घंटा से ज्यादा ये सेशन कंप्लीट कर चुका है। 50% हम लोग महामैराथन का कर चुके हैं। 8 घंटे हमने बोला है आपको, 4 घंटे टोटली कंप्लीट हो गया है ना? जो सोएगा वो खोएगा। सोना क्यों है जी? हैप्पी न्यू ईयर सेशन के बाद होगा, सेशन के बाद। यस यस सर, हाँ, आप लोग भी संकल्प लियो। बहुत बढ़िया, गुड। सर आप शादी कब करोगे? मेरा शादी हो गया है जी। हाँ, टेक्नोलॉजिया। चलिए, आपको मेरी शादी की चिंता है? क्यों, आपने कर लिया क्या? पढ़ना तो है नहीं। तो ये आपको, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलता हूं। अगला सवाल, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के इलेक्शन कमिश्नर में कितने मेंबर होते हैं? बताइए आप, कितने मेंबर होते हैं टोटल? और ज्ञानेश कुमार तो अभी जानते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। 2 और मेंबर होते हैं, टोटल 3 होते हैं। टोटल कितने मेंबर होते हैं? 3। टोटल कितने होते हैं जी? 3। आपकी वाइफ क्या करती है? अरे, तुम पढ़ने आए हो कि हमारे बारे में जानने आए हो जी? हाँ, आपकी वाइफ क्या करती है? चलिए, आप लोग शादी ब्याह में जाते हो तो एक बात सही बताना, आपका ध्यान कहां रहता है? ऑप्शन नंबर 1 खाने पे, ऑप्शन नंबर 2 अगर आप लड़का हैं तो लड़की पे, अगर लड़की है तो लड़का पे, ऑप्शन नंबर 3 मोबाइल पे लगे रहते हैं। मतलब एक हो गया कि आप घर से बाहर आए हो तो बतियाने का टाइम मिला है, वो भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 आप अपने सपनों के ऊपर, मतलब कि आप अपने ड्रीम के ऊपर। बताओ किस पे आपका ध्यान रहता है? हाँ हाँ, बिक्की होगा ना, बताओ आप। ये भारती कह रही है खाने पे। हाँ, खाने पे, खाने पे सर जी, फोटो लेने के लिए। अरे, फोटो लेने के लिए एकदम होनेस्टी बोलना। हाँ, खाने। सर मेरा तो सिर्फ खाने पे। अरे, सबका खाने पे ध्यान रहता है। अच्छा, खाने पे भंडारा। कई लोग डी भी बता रहा है, ए एंड बी बोथ। देखो लड़का जो है कह रहा है बोथ, ए एंड बी। अरे, हाँ, और बताइए खाने पे। हाँ हाँ, खाने पे।
हाँ हाँ हाँ, अगर मैं 3-4 ऑप्शन दे देता हूं इनमें से सभी, तो सब लोग सभी में जाता है ना। हाँ, इनमें से सभी में भी जाते हो क्या आप लोग? चलिए, ये कह रहा है सर आपकी शादी कब हुई? यही सब जो है आप लोग यही सब सवाल करो, ये सवाल नहीं करोगे सर कितना सवाल फंसेगा, ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके पेपर में फंसेगा, ये नहीं पूछेगा सर आप कितना मेहनत करते हो, ताकि आप लोग मोटिवेट हो। नहीं, मेरे शादी से आपको क्या मतलब है जी? हाँ, चलिए तो इसको रख दूं, और सच कहूं तो बहुत मजा आ रहा है सेशन में, इतना मजा आ रहा है ना कि मजा आ जाता है। चलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे भी टी चाहिए, संयम आपको भी चाहिए, ओनली खाना। आप कितने साल के हैं? मैं तो 35 साल हो गया इस साल, 35। चलिए, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं पुनः आज की सेशन को, मतलब 4 घंटे तो कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं, 4 घंटा का सेशन और बचा है। तो अब ऐसा लग रहा है ना कि अरे थोड़ा सा ही है, मतलब 4 घंटे लगातार आप लोगों ने किया, 4 घंटा और अभी सेशन हम लोग को करना है, तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन बात है। हम लोगों ने आधा कर लिया है, अब क्या होगा कि आधा से कमते जाएगा, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, बताइएगा ये सवाल क्या है? वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ? भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ जी, बताइएगा। यह सवाल भी हमने आप लोगों को करवाया है, बताइए। सर ब्रेक दीजिए, आप भी थक। नहीं, कोई ब्रेक नहीं, मैं बोला ना 8 घंटा लगातार। और आप एक ही सवाल को स्पैम ना करो, सवाल के जवाब दो। क्या नाम है इसका? हर्ष, आप सवाल के जवाब दीजिए, इस सवाल के जवाब, ठीक है ना। इस सवाल के जवाब आप लोग दीजिए। वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव किस अवधि में हुआ? 1951-52, जो कि एकदम सही है। सब लोग का बी आ रहा है जवाब? यस, राइट। अगला सवाल, ईवीएम का भारत में पहला प्रयोग कब हुआ? और पहला जो स्टेट है ना जी, उस स्टेट का नाम है केरला में इसका प्रयोग हुआ सबसे पहले। ईवीएम का प्रयोग कहां हुआ? केरला में सबसे पहले। और आपको यह बताना है कि केरला में ईवीएम का प्रयोग हुआ, तो कब हुआ? 1982 में। सही उत्तर है 1982। सर आप सारे ऑप्शन में क्या करते हैं? मैं तो कोई ऑप्शन चुनता नहीं हूं, मैं खाना भी नहीं खाता हूं, मैं चुपचाप जाता हूं, जिसका भी शादी है उससे मिल के आता हूं, चले आता हूं, बस एक फोटो क्लिक करता हूं, बस। मतलब फोटो क्लिक करने वाला ऑप्शन मेरे लिए चुन सकते हो आप लोग, बाकी कोई ऑप्शन नहीं। अगला सवाल, आर्टिकल 280 प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, यानी कि आर्टिकल 280 में किसके बारे में उल्लेख है? यह सवाल भी पीवाईक्यू में आया हुआ है, बताइए आप। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324। और अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में, जिसका उल्लेख आर्टिकल 280 में है। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, 1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, न्यू ईयर इसी सेशन में होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यस बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अब मैं इसको क्या बोलूं, इसको पढ़ना चाहिए तो कुछ भी बात कर रहा है। अगला सवाल, भारत में सफलतापूर्वक सबसे पहले पंचायती राज कहां पे आरंभ हुआ? अब इस सवाल के जवाब आप लोग बताओ जी, कोई गलत नहीं बताएगा कि भारत में पहली बार पंचायती राज का उल्लेख
कब हुआ, कब हुआ ये तो आप बताओगे ही। हमने बताया आपको 2 अक्टूबर 1959 और ये स्टेट का नाम है राजस्थान। और अगर शहर के बारे में हम बात करेंगे तो शहर का नाम है नागौर। नागौर से इसकी शुरुआत हुई। इसके अलावा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये किस समिति पे आया था? बलवंत राय मेहता समिति। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ। और आप ये जानते होंगे पंचायती राज में 50% महिला आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है जी? बिहार। ये याद रखिएगा। बहुत बढ़िया मयंक, गुड। 1982 ऑप्शन नंबर 1 नागौर। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के दिन राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया गया था। कहां लगाया गया था बताइए आप? पहली बार कहां लगाया गया? और अब तक सबसे ज्यादा बार लगाया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार लगाया गया। उत्तर प्रदेश और मणिपुर, दो ऐसे स्टेट है जहां 11 बार लगाया गया है। थोड़ा सा आप रिचेक कर लेना इसको। इस सवाल के जवाब बताइए। अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट रूल बाय द इम्पोजेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। 1966 में पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। सही हुए उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 1। दीप्ति एकदम सही बताइए। कई लोग बी बता रहा था, जम्मू कश्मीर। नो, गलत। यस, ऑप्शन नंबर 1। जितने भी लोग बताए हो सब लोग सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन बिल के द्वारा भारत में मतदान करने की आयु 21 साल से 18 साल कर दिया गया? बताइए आप, बताओ भाई। ये मैं कई बार आपको बताया हूं कि हम लोग के यहां शादी करने का जो संवैधानिक अधिकार है, शादी करने का संवैधानिक अधिकार है 21 साल। किसके लिए? बॉयज के लिए। और आप जानते ही हो, और सरकार चुनने का अधिकार कितना है? 18 साल। 18 साल में आप सरकार को चुन सकते हो, लेकिन लड़का अपना दुल्हन को 18 साल में नहीं चुन सकता है। यानी कि सरकार चुनने से कठिन काम है दुल्हन को चुनना। अरे यार, है ना? दुल्हन को चुनना सरकार चुनने से ज्यादा कठिन काम है। ध्यान रखना लड़के लोग, एकदम सोच समझ के चुनना भाई, है ना? इसीलिए हमारा संवैधानिक अधिकार है 21 साल शादी करने का और सरकार चुनने का 18 साल। तो इसका सही उत्तर है 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसके तहत सरकार चुनने का अधिकार 18 साल कर दिया गया, है ना? एकदम लड़का लोग तो मतलब एकदम अलग लेवल पे रहता है। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी। और सब लोग सी बता रहे हो। अरे वाह, एक लोग बताया है डी। डी क्यों बता रहा था जी? ये मैं आप लोगों को पढ़ाया हो ना। एक 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 साल से 18 साल वोटिंग राइट का अधिकार मिला था, है ना? 1988-89 दोनों आप दे सकते हो, है ना? कहीं कहीं 88 आता है, 89 भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। कशिश, आराध्या, क्या बात है ना? अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एल्सो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? और जिनको सरदार की उपाधि मिला और कहां की महिलाओं ने दिया? बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया। बाद में गांधी जी के द्वारा यह नाम दिया गया
आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और ये भारत के प्रथम होम मिनिस्टर भी थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री आप सभी लोग जानते हो नेहरू जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में सभी लोग को पता है। अब एक सवाल आप लोग बताना, भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इस सवाल के जवाब बताइए। भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बताइएगा। बताइए जी। सर मेरा मैसेज देखिए, सही है, बोलो। हाँ बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री जी, सब लोग बता रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, एकदम सही है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हम जान लेते हैं। ये भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर है। सेकेंड कौन सा जी? भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी। और 1966 में ताशकंद में इनकी मृत्यु होती है, जो रहस्यमय है ना, रहस्यमय है। तो विदेश में जिनका मृत्यु हुआ है, देश का पहला प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री जी। इसके अलावा जान लो, मरणोपरांत, मैंने क्या बोला, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी एकदम इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषा का। कितना? 22 भाषा का। अब कौन भाषा शामिल नहीं है? बताइए कमेंट में, बताइए। पायल एप्लीकेशन फॉर्म कब निकल रहा है? दिन में। बगलोली अभी क्लास करो ना, हर एक वीडियो आपको मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्या दिक्कत है? हर एक अपडेट आपको यहां से दी जाती है ना जी, यस या नो बताओ। हर एक अपडेट, वो भी सबसे पहले कौन देता है? सीयूटी कॉन्सेप्ट फैमिली, ठीक है ना पायल। आप किस कोर्स के बारे में बात कर रहे हो, यह भी लिखो। संचिता, देखिए हमारे एक स्टूडेंट आ गई है, पुराने स्टूडेंट। सबका उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश। इंग्लिश जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, करेक्ट उत्तर। अगला सवाल, अब बताइएगा, व्हाट इज डिस्क्राइब इन द 4th शेड्यूल, यानी 4th शेड्यूल में किसके बारे में उल्लेख है? एक में क्या है? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। सेकेंड में क्या है? जितने भी अधिकारी है उनके वेतन। थर्ड में क्या है? जितने भी अधिकारी हैं उनके शपथ। बताइए आप। पहले में क्या है? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में क्या है? जितने भी अधिकारी हैं उनके वेतन। थर्ड में क्या है? जितने भी अधिकारी हैं उनके शपथ। और फोर्थ में किसका उल्लेख है, ये बताइए। बताइए आप लोग, बताइए फोर्थ में किसका उल्लेख है? आपका कौन सा कॉलेज था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आप लोग जानते होंगे, ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे, है ना, सभी लोगों को पता है ना, सब लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर, हाँ एमएमबी आएंगे, एमएमबी आएंगे, टेंशन ना लो। इसका सही उत्तर क्या है? राज्यों एवं संघीय एरिया में जो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं जब शेड्यूल पढ़ा रहा था। अगर इसका सही जवाब आप लोग नहीं दे पाते हो तो ये बहुत गलत बात है। अगला सवाल, अमेरिकी संसद का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ अमेरिकन पार्लियामेंट?
बताइए, इसे भारत का संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आप सभी लोग जानते हो किस देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन से। लेकिन अमेरिका का जैसे डाइट, ये शायद जापान का है। राष्ट्रीय पंचायत, ये शायद बांग्लादेश का है। ये सब आप देख लेना, एक मिनट मैं ही देख लेता हूं, है ना। डाइट किसका है? जापान का, बहुत बढ़िया, गुड। राष्ट्रीय पंचायत बांग्लादेश या फिर नेपाल, यही दोनों में इसको होगा। नेपाल, ये नेपाल का है। मुझे कंफ्यूजन हो ही रहा था, इसीलिए मैं सोचा एक बार रीचेक कर लेता हूं। देखिए, आप जब पढ़े रहेंगे ना, तो जहां पे आप गलत होंगे ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये कांग्रेस जो है किसका है? अमेरिका का। कांग्रेस किसका है? अमेरिका का। और आपको पता है ना, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। अब बताइएगा, मौलिक अधिकार जब हमारे संविधान में था तो इसकी संख्या कितनी थी? मूल संविधान में इसकी संख्या 7, लेकिन अब कितना है? अब इसकी संख्या 6, तो एक कम हो गया। एक की क्या हो गया? कम। और ये कब हुआ? तो ये हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 में। क्या हुआ इसमें हुआ राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब कितना है? 6। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, आप लोग ध्यान रखना जी। नेपाल का, हाँ बिल्कुल नेपाल का है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल सही। और पार्लियामेंट्री सिस्टम किस मॉडल पे आधारित है? आप लोग बताइएगा। तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल, ये भी हमने आपको पढ़ाया है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? बताइए आप, राष्ट्रीय चिन्ह बताइए इस सवाल के जवाब। आप सभी लोग जानते हो अशोक स्तंभ, जो कि सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ, आप सभी लोग जानते हो, है ना। अशोक स्तंभ से लिया गया है। और ये कहां स्थित है? सारनाथ में, बनारस। और इसको कब अपनाया गया राष्ट्रीय चिन्ह को? तो 26 जनवरी 1950। ये ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। यह सभी का उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अरे वाह, लाजवाब। अगला सवाल, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान सभा निर्माण हेतु भारत भेजा गया? बताइए। 1942 में, आपको पता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत हमारा संविधान बना है, लेकिन 1942 में, 1940 में भी अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। लेकिन आपको यह बताना है, जैसे साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया, 27 में बना था, है ना। सबका जवाब क्या आ रहा है जी? सबका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी और बी। कई लोग का बी आ रहा है, क्रिप्स मिशन, एकदम सही। क्रिप्स मिशन 1900 मिशन
क्रिप्स मिशन 1942 में आया, ठीक है ना, 1942 में। लेकिन गांधी जी इसे कहा पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी इसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि गांधी जी को लगा फिर से फुसला रहा है। अंग्रेज बोला न कि आप अपनी सेना को हमारे मतलब मदद करने के लिए, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम आपको आजाद कर देंगे। तो गांधी जी मानने से इनकार किया, क्रिप्स मिशन विफल रहा। उसके बाद भारत छोड़ो, यह भी सवाल आता है। गाड़ी आवाज कर रहा, हमको लगता है इन्वर्टर आवाज कर रहा है। चलिए, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है क्रिप्स मिशन, और यह विफल हुआ। इसके बाद भारत छोड़ो मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने किया। तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगस्त प्रस्ताव 1940 एकदम सही, लाजवाब। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इसको मिलाइए, कमेटी और चेयरमैन मिलाइए आप लोग। इधर एक साइड कमेटी का नाम है, दूसरे साइड चेयरमैन का नाम है, मिलाइए आप लोग। आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। खूब आगे बढ़ो। 10 लोग को इस लाइव क्लास को शेयर कर दो। यस, प्रियंका कुमारी, ठीक है, ठीक है। इस सवाल के जवाब दें। इस सवाल के जवाब जो देंगे, जैसे आ गया प्रारूप समिति, भीमराव अंबेडकर, सी का सी, 2 को तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब संचारण समिति, प्रांतीय, 4 का 4, तो ये तो दोनों में आ गया जी। अब संचारण समिति, राजेंद्र प्रसाद, यानी एक का भी, एक का भी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किसका किसका बी आ रहा है? किसका किसका बी आ रहा है? क्या हुआ जी? आज मेरा बर्थडे है। हाँ, आपका बर्थडे है। मेरा ये मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। मोबाइल को हम चार्ज में लगाते हैं, फिर दूसरा मोबाइल जो है हम यूज करते हैं, है ना। दो 2025 कितना जल्दी जल्दी पास कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी पास कर रहा है 2025, है ना जी। चलिए, चॉकलेट दो। हाँ, चॉकलेट, इसका बर्थडे विश किया है तो चॉकलेट मांग रहा है। चलिए, अगला सवाल। साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है भारत में? बताइए। अब साम्यवाद है ना, इन्होंने पीपुल प्लान को इंडिया में लाया था। पीपुल प्लान है ना, पीपुल प्लान। तो सही उत्तर है श्रीमन राय। ऑप्शन नंबर बी। भारत के साम्यवाद के जनक एमएन रॉय को कहा जाता है। अगला सवाल। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? एकदम इंपोर्टेंट, VVI। बताओ भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इस सवाल के जवाब दो। अरे आप लोग तो चार्ज में लगा के भी देख सकते हो। सर कितना मोबाइल है? कम से कम 5 गो, तो 5 गो नहीं, 6 फोन है। ऑफिस में बहुत सारे फोन रहते हैं, मेरे पास भी हैं। चलिए, आस्था बी बता रही है। साज्योति बी। 2026 में दुनिया खत्म। अरे यार, दुनिया खत्म हो जाएगा। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। दुनिया खत्म नहीं हो सकती। एक गाना आया था 2012 में। 2012 में आई भूकंप, तू ही बचैया ए माई। 2012 में भी ऐसे लोग कह रहे थे, है ना। टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, एक चीज मानो या ना मानो, इस दुनिया में आपको हम बता रहे हैं, हम अपना अनुभव बता रहे हैं,
कि मेरा अनुभव अभी तक ठीक नहीं रहा है इस दुनिया को लेकर। हर व्यक्ति का अपना अनुभव होगा, मुझे लगता है शायद ही किसी का ठीक रहा हो। इस दुनिया में बेहतरीन लोग नहीं हैं। इस दुनिया में इंसान जो होना चाहिए ना, वो इंसान बहुत कम है, एकदम नहीं के बराबर है। जहां भी देखो पूरा झूठ, जहां भी देखो पूरा लूट, जहां भी देखो पूरा स्वार्थ, जहां भी देखो मतलब बहुत अजीब दुनिया है। जिसको जितना मिलेगा उसको लगेगा उतना कम है। हर कोई नाराज है, किसी को आप खुश नहीं कर सकते हो। मतलब ये दुनिया बहुत अलग है। तो हम मुझे बस यही समझ में आया है अब तक कि मैं अपने आप को सेपरेट रखूं, जितना ज्यादा सेपरेट रख सकता हूं रखूं, लोगों से दूर रहूं, अपने ऊपर वर्क करूं, अपने काम के ऊपर फोकस करूं, ना बाहरी बात ज्यादा सुनेंगे। क्योंकि मैं कभी भी किसी से भी मिलता हूं, अरे यार वो ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, मेरा जो दिमाग है ना एकदम अपर लेवल पे रहता है। क्योंकि ये सब हम सुनना नहीं चाहते हैं। मुझे क्या है, मतलब अपने आप में जीना है, अपने आप में आगे बढ़ना। तो हम आपको हमेशा यही कहेंगे, सही मार्ग पे चलना। हमने बोला ना, सही बोलोगे दुख कम होगा। दुख तो सही बोलने में भी होता है, लेकिन वो खुद को नहीं, दूसरे को। सही बोलो, सही काम करो, कभी भी गलत काम करना, आपका नजरिया, आपका इंटेंट एकदम क्लियर होना चाहिए। इंटेंट में कोई खराबी नहीं होना चाहिए। जो आपको लोग कहें, आपके मम्मी पापा कहें, आप जहां भी रहते हो उनका बात मानिए। नए साल में हम यही आपको ज्ञान देंगे कि सही राहों पे चलना, कभी भी किसी से बेईमानी मत करना, गलत मत करना। कितना बड़ा आपदा आपके सामने आ जाए, कितनी बड़ी आपदा आ जाए, अपनी ईमानदारी पे टिके रहना, कड़ी मेहनत करना, आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। और आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर बिलीव रखना है। आप हर एक चीज को कर सकते हो। चलिए, बिल्कुल नहीं, बस मैं बता रहा हूं, मुझे अब तक मैं जो जीवन को जिया हूं, 25 साल जो भी जिया हूं, मुझे बहुत बारीकी से ये सब पता चल गया। ये पता 2023 से ही चला, और अब तो लगातार हम, क्योंकि आप किसी को भी नहीं पहचान पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। तो आप खुद को पहचानो, ये आसान काम है। खुद को पहचानो, उस पर काम करो। नहीं, सब बुरे नहीं होते हैं। जैसे हमने बहुत कुछ फेस किया है ना, उसके आधार पे मैं कह रहा हूं, सब बुरे नहीं होते हैं। लेकिन हम सब के बारे में नहीं बोले, हम बोलें कि ज्यादा संख्या में बुरे होते हैं। ये आप मानो या ना मानो, ज्यादा संख्या में जो हम बात बोले हैं वैसे ही लोग ज्यादा संख्या में हैं। सही संख्या बहुत कम है, 5%, 10% होगा, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। और जो मिलेगा वो भी कितना दिन टिका रहेगा वो भी पता नहीं है। क्योंकि इतना गलत चीजें, मतलब इन्वायरमेंट ऐसा हो चुका है कि आप भी कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके रखना बहुत मुश्किल है। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे। Which of the following words were added to the preamble by the 52 constitutional amendment? यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया? तो आप बताइए सही उत्तर क्या होगा जी इसका? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी सभी का जवाब आ रहा था ना? बी आ रहे हो क्या ना? सबका जवाब बी आ रहा था ना? बताइए। क्रिस का गाना सुनाइए। क्रिस का गाना बहुत ट्रेंडिंग में है नहीं? दिल ना दिया, दिल ना लिया, ले बेटा ऐसे ही बोल रहा भाई, बहुत फेमस हो गया वो बंदा।
बोलो ना बोलो क्या किया, फिर बोलेगा ले बेटा। अरे भाई वो बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत मतलब, और मतलब ये खुशी की बात है अगर ऐसे लोग फेमस हो रहे हैं। उनके बारे में मैं जानना चाह रहा था, तो उनके शायद मम्मी पापा ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हाँ, इस सवाल के जवाब आप लोगों ने दिया। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल। करेक्ट, आपको निम्नलिखित राज्यों का निर्माण का सही अवरोही क्रम बताना है। सही क्रम बताना है कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ। तो इसमें हम बता देते हैं, राजस्थान का 1956 में, महाराष्ट्र का 1960 में, हरियाणा का 1966 में। तो यहां तो हरियाणा पहले आ गया, गलत, ये भी गलत। महाराष्ट्र पहले आ गया, किससे, गुजरात से, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जैसे नागालैंड का यह सवाल आया था कि एक राज्य है नागालैंड। नागालैंड एक राज्य है जिसका राजकीय भाषा क्या है, इंग्लिश। क्या है जी, इंग्लिश। राजकीय भाषा क्या है, इंग्लिश। राजकीय भाषा क्या है, इंग्लिश, नागालैंड। अब नागालैंड का फॉर्मेशन कब हुआ, 1963 में। ऐसे भी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का, यूपी का कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को, 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। वर्ष 1982 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है, जिसे स्थानीय स्वशासन का मेरा काटा कहा गया। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, बताइए आप। 1982 में उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन। सही उत्तर है लॉर्ड रिपन, ये जान लीजिए, लॉर्ड रिपन। भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, जनक, भारतीय स्वशासन का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, जनक, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जनक, ठीक है ना। और राष्ट्रीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा लॉर्ड रिपन के द्वारा पेश किया गया था। अगला सवाल, पॉलिटिकल साइंस खत्म। पॉलिटिकल साइंस को हम लोग खत्म कर दिए हैं, जो भी सवाल था। और आप सभी लोग जानते हो हम लोग तैयारी करवाते हैं सीटी, यूजी, पीजी, बीएड, एमसीटी, सीएचएस। तो आप डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप, सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप का नाम है, प्ले स्टोर से पेड कोर्सेस में जाइए, विजिट कीजिए और बाय नाउ कर लीजिए।